हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एग्जाम स्पेशल फाइनल अकाउंट का एक सम जो कि है क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर 14 मैं पहले रीड कर रहा हूँ आपके सामने। आप भी, आपके पास बुक होगी, ठीक है। आई डोंट हैव बुक राइट नाउ, राइट एट द मोमेंट, दैट्स व्हाई आई हैव अरेंज्ड दैट दिस डाइजेस्ट। सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आपको भी साथ में रीड करना है और करना क्या है, एडजस्टमेंट रीड करके वन बाय वन उसे टिक मार्क करना है। सो धर्मा एंड कर्मा are partners sharing profit and loss in their capital ratio. From the following information prepare their final account. तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि धर्मा और कर्मा जो है वो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इनका कैपिटल रेशियो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे मैं फाइंड कर लेता हूँ कैपिटल रेशियो एज अ वर्किंग नोट, ठीक है। कैपिटल रेशियो, सो कैपिटल रेशियो इनका कर्मा और धर्मा का, K फॉर कर्मा एंड D फॉर धर्मा. So, sorry, D for dharma, the first partner is dharma and the second partner is karma. Okay, so dharma's capital is 1,40,000 and karma's capital is 1,20,000. So if we eliminate the zeros, so 4 zeros are common and here 4 zeros are common, so the remains 14 into 12. Further it can be divided with the 4, so 2, so it would be 7 into 6. So that is the ratio, है ना, that is what P&L ratio. So ये information headline से हमें मिली। अब आगे रीड करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। So they are distributing the profit and loss in the capital ratio. अब एडजस्टमेंट नंबर 1 की बारी है, रीड कर रहे हैं हम। Closing stock is 21,000 in which stock of stationery of ₹2,000 is included. तो क्लोजिंग स्टॉक पे टिक मार्क नहीं होता क्योंकि अंदर आपको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा। ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%। तो आप टिक मार्क करो मशीनरी पे, इस तरह से ढूंढ करके टिक मार्क करना है, मैंने कर दिया। ओके, क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक। तो जब भी क्रेडिट सेल्स परचेस रिटर्न बुक में लिखी जाए तो 4 टिक मार्क होंगे, 4 जगह पर। क्रेडिट सेल्स है तो एक तो सेल्स पे टिक मार्क होगा, दूसरा डेटर्स पे टिक मार्क होगा, डेटर्स ना हो तो रिसीवेबल होंगे, दूसरा वो भूल से लिखा गया है परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न है मतलब परचेस पे टिक मार्क होगा, और पेबल्स मतलब क्रेडिटर पे टिक मार्क होगा। तो इस तरह से आपको टिक मार्क्स करना है। उसके बाद 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरी फॉरवर्डेड टू दी नेक्स्ट ईयर। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देख लीजिए कहाँ है। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये रहा, ये कर दिया मैंने टिक मार्क। सो टिक मार्क करने के बाद अब आपके पास बुक है, ये दोबारा कैमरे के सामने ये बुक नहीं आने वाली, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है इसे सॉल्व करते जाना है। करना क्या है, आपको ब्लैंक फॉर्मेट रेडी कर लेना है, जिस तरह से मैंने किया। जैसे ये पहला पेज है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पेज आप देख सकते हो ये है P&L अकाउंट, थर्ड पेज इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, उसके ही नीचे एंड द लास्ट फाइनली बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है। अब 1 बाय 1 लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि कैपिटल अकाउंट पे जाना है और कैपिटल और ड्राइंग्स ढूंढ करके लिख देने हैं। तो कैपिटल जो है वो बुक में है, यहाँ आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। The dharma's capital is, sorry, D for dharma, the first is dharma and the second partner is karma. Sorry for the mistake, beg your pardon, dharma and karma. So dharma का capital है 1,40,000 और कर्मा का capital है 1,20,000। ओके, अब ड्राइंग्स लिखना है, तो ड्राइंग्स जो है वो आपको डेबिट साइड में मिलेगा। तो डेबिट साइड में आप देख सकते हो 2 ड्राइंग्स and the dharma's drawing is 7,500 and karma's drawing is 5,000. अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, डेबिट साइड की सारी इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हैं। आप भी एक काम करो, बुक ले लो और डेबिट साइड में 1 बाय, देखो ड्राइंग्स तो हमने लिख दी। अब सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। तो हम जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सो 2 ओपनिंग स्टॉक and the amount is 15,000. then purchase, so purchase is 80,000, purchase उसी के नीचे लिखा जाता है। to purchase टिक मार्क है, इसे इनर कॉलम में ही लिखते हैं वैसे भी। purchase is 80,000, ये इनर कॉलम में हमने लिख दिया 80,000।
देखो वैसे तो वीडियो में फाइनल अकाउंट समझाना इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि कल आपकी एग्ज़ाम है और प्रॉबेबली यही सम आने वाला है इसलिए। सो परचेज इज 80,000, गुड्स रिटर्न क्रेडिट, तो गुड्स रिटर्न क्रेडिट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। ओके, तो सेल्स तो है नहीं हमारे पास, तो पहले लिख देते हैं बाय सेल्स, सेल्स में से माइनस कर देते हैं रिटर्न, और सेल्स रिटर्न है हमारे पास 3000, ये हमने लिख दिया 3000। सो 3000 सेल्स रिटर्न हमने लिख दिया। रिसीवेबल्स आर 27,400, तो रिसीवेबल्स जो हैं वो आएंगे हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स। ओके, सो आई एम राइटिंग रिसीवेबल्स, जिस पे एक टिक मार्क भी है, रिसीवेबल्स इन ब्रैकेट में लिख देता हूँ डेटर्स, तो आपको आइडिया रहेगा कि रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। और अमाउंट है 27,400। इसके बाद सैलरी अप टू 28 to 17, तो इसका मतलब इस पे इंटरनल एडजस्टमेंट सैलरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस जो है वो आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू सैलरी। ठीक है, वर्क अमाउंट है सैलरी की 13,200, इस पे इंटरनल एडजस्टमेंट है, तो वर्किंग नोट पे इसकी इफेक्ट दे देते हैं एक वर्किंग नोट, वर्किंग नोट सैलरी। ठीक है, अमाउंट कितनी है सैलरी की, तो सैलरी की अमाउंट है 13,200, जिसमें so the salary is 13,200 that is given up to 28th February 17। इसके आगे की क्या इन्फॉर्मेशन है, वन बाय वन देखो ध्यान से, आप लोग भी अपने बुक में देखते जाना। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि सर ये आप हवा से रकम कहाँ मतलब हवा से ये अमाउंट कहाँ से ला रहे हो। तो सैलरी हमने लिख दी। उसके बाद है मशीनरी है, मशीनरी की अमाउंट है 71,760। सो मशीनरी जो है वो एसेट है, एसेट साइड में लिखी जाएगी। सो मशीनरी सॉरी ये या मेरे ख्याल से कैमरे के फ्रेम में कंप्लीटली आ रहा होगा। सो मशीनरी इज 71,760। मशीनरी पे टिक मार्क है तो वो इनर कॉलम में रहेगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, देखो कभी भी टिक मार्क और डेप्रिसिएशन दिया हो ना तो ओल्ड डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड कर देना है। तो ये डेप्रिसिएशन में ओल्ड वाला ऐड कर रहा हूँ, दैट इज 6240, एंड द फाइनली द वैल्यू ऑफ मशीनरी वुड बी let's take the calculator here, 71,760 plus 6240, so that is 78,000। so the finally the value of machinery is 78,000, इनर कॉलम में रहेगा क्योंकि इस पे टिक मार्क है। बिल्डिंग 80,000, सो बिल्डिंग पे कोई टिक मार्क नहीं था, मैंने और आपने साथ में एडजस्टमेंट रीड किए थे। सो बिल्डिंग 80,000 डायरेक्टली इन द कॉलम ऑफ अमाउंट। देन वेजेस 1600, देखो वेजेस जो है ना वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टू वेजेस, काफ़ी जगह छोड़नी होती है। वेजेस कोई टिक मार्क नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में जाएगा 1600। इसके बाद में है इंश्योरेंस प्रीमियम 1800। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पीएनएल अकाउंट में जाता है क्योंकि एक्सपेंस है। सो टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम का पीआर लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा। सो प्रीमियम अमाउंट इज 1800, ये 1800 सॉरी इनर कॉलम में नहीं आएगा क्योंकि इस पर कोई टिक मार्क नहीं था। सो इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख दिया, वेजेस लिखा गया। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आता है। सो टू डिस्काउंट अलाउ, अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड की 3200, 3200। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन लोन 1200। सो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमने पे किया होगा क्योंकि ये डेबिट साइड में है, तो ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कितना है 1200, ये भी डेबिट साइड में आ गया। इसके बाद में फर्नीचर 87,000, तो फर्नीचर जो है वो आएगा असेट में क्योंकि फर्नीचर असेट है। फर्नीचर पे कोई टिक मार्क नहीं था, फर्नीचर, एंड द अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 87,000। सो 87,000। उसके बाद है स्टेशनरी एक्सपेंस 7,000। स्टेशनरी एक्सपेंस है, नाम ही एक्सपेंस है तो वो आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। टू स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस अमाउंट जो है दैट इज 7,000, कोई टिक मार्क नहीं है, अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे टिक मार्क है, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इज 36,000, टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखना है और एक लाइन की स्पेस रखनी है। देन कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस हमारा असेट है, वो असेट पोर्शन में डेबिट साइड में आएगा। सो कैश बैलेंस अमाउंट है 51,200, सो 51,200। इसके बाद में है करंट अकाउंट ऑफ धर्मा, करंट अकाउंट ऑफ धर्मा एंड कर्मा, सॉरी जस्ट सेकेंड। देखो करंट अकाउंट जब भी दिया हो ना तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना होता है। कैपिटल अकाउंट तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर कट कर देता हूँ और इसका नाम रख देते हैं हम करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट। और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का जो ये कैपिटल का बैलेंस है, ये बैलेंस यहाँ ना लिखते हुए हम डायरेक्टली ये बैलेंस को कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में। तो कैपिटल का जो बैलेंस आ रहा है वो है कैपिटल धर्मा, सो धर्मा का कैपिटल और कर्मा का कैपिटल, ठीक है, वो डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में। कब, जब करंट अकाउंट हो तब। सो द कैपिटल वॉज 1,40,000, धर्मा का कैपिटल था 1,40,000 और कर्मा का कैपिटल था 1,20,000 और इनका करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस ना इट मे बी क्रेडिट और इट मे बी डेबिट। तो ये जो बैलेंस है वो है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में आता है, ये डेबिट साइड है और ये है क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो एक मिस्टेक हो गई थी इसलिए ड्राइंग्स जो है वो पहले लिखा हुआ है, बट बेगिंग योर पार्डन। सो 17,000 जो है वो आएगा धर्मा के कॉलम में, ठीक है। अब इतना लिख ही रहे हैं तो कर्मा का भी करंट अकाउंट हम क्रेडिट साइड से देख के लिख देते हैं। कर्मा का करंट अकाउंट का बैलेंस है 14,000, ओके। तो 14,000 इज द बैलेंस ऑफ कर्मा क्रेडिट साइड का। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है। एक ही मिस्टेक थी क्योंकि हमने करंट अकाउंट पे ध्यान नहीं दिया था कि है या नहीं। अब जो क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल तो ऑलरेडी लिख दिया। सेल्स, तो सेल्स जो है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो सेल्स की जगह हमने रखी हुई थी। सेल्स की अमाउंट है 1,20,000, सो 1,20,000 इज द अमाउंट, ये लिख दिया। इसके बाद गुड्स रिटर्न डेबिट, गुड्स रिटर्न डेबिट का मतलब होता है परचेस रिटर्न, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा माइनस PR, PR मीन्स परचेस रिटर्न। 80,000 माइनस 2,000 अगर करते हैं तो बैलेंस इज 78,000, ठीक है। और यहाँ पर सेल्स में से 3,000 माइनस करना था तो 120 माइनस 3,000 1,17,000, अभी भी इनर कॉलम में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में लिखा जाता है। ये रहा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, है ना, थोड़ी जगह रख रहा हूँ क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। सो क्रेडिटर, इस पे टिक मार्क था, टिक मार्क है मतलब 79,000, जिस जो बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में इसका नाम क्या है, बुक में नाम है पेबल्स, है ना, पेबल्स। चलो इतनी ही जगह है तो 17,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग से, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है लायबिलिटी, क्योंकि पे करना बाकी है तो लायबिलिटी पोर्शन में आ जाएगा। OS मीन्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस इज 700, सो 700 ये लिख दिया मैंने। इसके बाद लोन ऑफ धर्मा, सो लोन ऑफ धर्मा इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, सो लोन ऑफ धर्मा। देखो धर्मा क्या हमारा पार्टनर है, पहले आइडेंटिफाई कर लो क्या धर्मा हमारा पार्टनर है। यस, धर्मा जो है वो हमारा पार्टनर है और लोन उसने दी है 30,000 रुपीज़ की। तो जब भी कोई पार्टनर ने लोन दी है तो उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट में लिख देते हैं लोन ऑफ धर्मा, लोन ऑफ धर्मा। क्यों? क्योंकि इस पर 6% इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। कितना है? 30,000, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो। और हम जानते हैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है क्योंकि हमने सारे एडजस्टमेंट रीड किए थे। इसके बाद धर्मा का लोन हो गया। देन डिस्काउंट रिसीव्ड 6600, जो कि हमारा इनकम है, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 6,600। देन डिस्काउंट हो गया। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी पोर्शन में आएगा। सो ये रहा बैलेंस शीट, लायबिलिटी पोर्शन में मैं लिख रहा हूँ बैंक OD, OD मीन्स ओवरड्राफ्ट, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट इज 2,800। उसके बाद है करंट अकाउंट ऑफ कर्मा, जो कि हमने लिख दिया। तो जैसे ये सब पूरा आप ट्रायल बैलेंस पूरा कॉपी करते हो
उसके बाद में सबसे पहले आपको ना इंटरनल एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो इंटरनल एडजस्टमेंट में सबसे पहला था हमारा सैलरी वाला। तो सैलरी जो है फरवरी तक दी गई है, मतलब मार्च की सैलरी बाकी है, मतलब ये जो सैलरी है ये 11 मंथ की है। कितने मंथ की है? 11 मंथ की सैलरी है। तो टोटल सैलरी को 11 से डिवाइड करोगे, सो 13,200 डिवाइडेड बाय 11 मंथ से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको एक मंथ की सैलरी मिल जाएगी, और वो होगा 13,200 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, एकदम एक्यूरेटली आंसर आएगा 1200। सो 1200 इज द सैलरी ऑफ पर मंथ सैलरी। अब पर मंथ सैलरी जो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड मंथ मतलब मार्च की सैलरी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी दो इफेक्ट होगी। पहला तो आप सैलरी में ऐड करोगे, तो ये पीएनएल अकाउंट ये रहा, पीएनएल अकाउंट में ये रहा सैलरी, यहाँ हम ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, हाउ मच? 1200, है ना, 1200 ही आ रहा था ना, यस इट वाज 1200। सो 13,200 प्लस 1200 14,400, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ये हुई लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में आप जाओगे बैलेंस शीट, लाइबिलिटी पोर्शन, यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट होगी 1200। तो वर्किंग नोट में हमारा एक वर्किंग नोट पूरा हुआ जो इंटरनल एडजस्टमेंट था। दूसरा है लोन ऑफ धर्मा। जब किसी पार्टनर ने लोन दिया हो तो उसको मिनिमम 6% इंटरेस्ट देना होता है। तो यहाँ पर 30,000 है, इंटू 6% अगर करते हैं, सो 6 3 ज़ा 18, सो 1800 वुड बी द आंसर। अगर इस तरह से आपको डायरेक्ट नहीं आता हो, नहीं आ रहा है, सो 30,000 ये इंटू 6% 1800, सो 1800 इंटरेस्ट पे करेंगे। तो पे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट के एक तो डेबिट में आएगा, ये रहा पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एक इश्यू है, जस्ट अ सेकेंड, कि यहाँ पर ना आप देख सकते हो एक इंटरेस्ट ऑन लोन ना ऑलरेडी दिया हुआ था, है ना, डेबिट साइड में पीएनएल अकाउंट के। तो वो किस चीज़ का इंटरेस्ट है? हमने और कोई लोन तो ले रखा है नहीं, है ना। तो ये जो 1200 है, वो जो लोन है, वो जो इंटरेस्ट है, वो धर्मा के लोन का ही इंटरेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि और तो कोई लोन हमारे पास है नहीं, हमने लाइबिलिटी पोर्शन में देखा था। तो एक काम करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, और एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ। तो ये 1200 जो है, ये 1200 मैंने यहाँ लिख लिया, ओके। तो 1800 इंटरेस्ट में से, ये 1800 जो इंटरेस्ट है उसमें से 1200 तो पे हो चुका है, तो पे करना कितना बाकी है? तो 600 पे करने का बाकी है, तो यहाँ प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 600, तो इस तरह से टोटल हो जाएगा 1800 इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो काफ़ी चीज़ें होती हैं फाइनल अकाउंट में जो आप सॉल्व करते करते पता चलेगा कि वो चीज़ एडजस्टमेंट में आती है, इसलिए फाइनल अकाउंट को टफ माना जाता है। सो ये 600 आउटस्टैंडिंग है, तो ये लाइबिलिटी पोर्शन में इसको दूसरी इफेक्ट आएगी। तो ये रहा लाइबिलिटी पोर्शन बैलेंस शीट, सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउ मच? तो दैट इज 600। सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह से हमने ये वाला एडजस्टमेंट भी पूरा कर लिया। तो ये दो एडजस्टमेंट हमारे पूरे हुए। अब हम फाइनली चलते हैं बुक के एडजस्टमेंट की तरफ जो बुक में दिए हुए हैं। तो बुक में आ जाओ और बुक में देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा है। सो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹21,000। सो 21,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, आप भी अपने बुक में चेक करते रहना। इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 2,000। तो देखो टोटल क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹21,000। इस 21,000 में से 2,000 क्या है? 2,000 है स्टेशनरी का स्टॉक है ना। तो बचा हुआ स्टॉक 19,000 वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ओके। अच्छा, अब ये स्टेशनरी का अगर स्टॉक है तो स्टेशनरी पे तो हमने टिक मार्क किया ही नहीं था। सो स्टेशनरी में से माइनस करना पड़ेगा 2,000 पहले। स्टेशनरी ये रहा स्टेशनरी एक्सपेंस, लो इसको भी कट कर देते हैं। सो 2 ये स्टेशनरी एक्सपेंस यहाँ से कट करके मैं नीचे लिख रहा हूँ 2 स्टेशनरी एक्सपेंस वॉज 7,000। इस 7,000 के एक्सपेंस में से हमारा स्टॉक कितना बच गया? तो 2,000 का स्टॉक अभी भी हमारे पास पड़ा है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस स्टॉक 2,000, 5,000 रिमेन्स। स्टेशनरी स्टॉक हमारा असेट है क्योंकि अगले साल हम फिर से यूज़ करेंगे उस स्टेशनरी को, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखोगे स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी
स्टॉक हाउ मच 2000, ठीक है। फिर ये जो 19,000 है इसकी दो इफेक्ट आएगी, तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट जो है एक तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच, सो द क्लोजिंग स्टॉक इज 19,000, तो 19,000, और दूसरी इफेक्ट होगी क्योंकि ये असेट है तो असेट साइड में आएगा दूसरा इफेक्ट, ये रहा असेट, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, या फिर सिंपली यू कैन राइट क्लोजिंग स्टॉक एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज 19,000। इस तरह से 21,000 की कंप्लीट इफेक्ट हमने दी। इसके बाद है ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%, तो ये रहा मशीनरी, माइनस इसमें से करना है डेप्रिसिएशन, एक्चुअल फाइनली डेप्रिसिएशन 10%, 7,800 का 10% करोगे तो ये होगा 78,000 का अगर 10% करोगे तो ये होगा 7,800, फिर कैलकुलेटर से आप इसको माइनस करो, 78,000 माइनस 7,800, तो फाइनली 70,200 इज द बैलेंस अमाउंट ऑफ मशीनरी। ये डेप्रिसिएशन जो है 7,800 ये हमारा एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है, 7,800, ओके। इसके बाद का जो एडजस्टमेंट है ना बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसके 4 इफेक्ट आने वाली है। क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,000 इज रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक, देखो था सेल्स है ना, 1,000 का सेल्स था जो परचेस रिटर्न बुक में लिख दिया, तो पहले एक काम करो करेक्ट करो, परचेस रिटर्न का मतलब होता है परचेस में से माइनस किया होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको करेक्ट करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ हम प्लस करेंगे प्लस 1,000, यहाँ आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहो शॉर्ट में यहाँ यूँ लिख सकते हैं हम कि ये था क्या, वो सेल्स था, या फिर करेक्शन लिख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू मी इट वाज सेल्स जो कि परचेस रिटर्न में लिख दिया था, तो ये 1,000 हमने यहाँ कर दिया प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस करोगे तो फाइनली परचेस की वैल्यू हो जाएगी 79,000। दूसरा आपने यहाँ प्लस किया है तो आपको क्रेडिटर में भी प्लस करना पड़ेगा, क्रेडिटर मतलब पेबल्स, ठीक है, तो ये रहा पेबल्स, यहाँ पे हम प्लस करेंगे प्लस इट वाज सेल्स, बाय मिस्टेक हमने यहाँ लिख दिया 1,000, ठीक है, तो ये हो गया 79,000 प्लस 1,000 इट इज 80,000। दूसरा ये था सेल्स, हमने लिख दिया था परचेस रिटर्न में, तो परचेस रिटर्न का तो हमने इफेक्ट दे दिया, सेल्स था तो सेल्स में भी प्लस करना पड़ेगा, तो ये रहा सेल्स, यहाँ करेंगे प्लस प्लस NR, NR मीन्स नॉट रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सो 1,000 1,17,000 प्लस 1,000 1,18,000, ठीक है। यहाँ प्लस किया है तो आपको डेटर्स में भी प्लस करना है, डेटर्स मतलब यहाँ पर रिसीवेबल नाम है, तो यहाँ पे आप प्लस करोगे प्लस NR नॉट रिकॉर्डेड 1,000, मतलब क्या हो गया, कितना हो गया 28,400, तो इसकी 4 इफेक्ट आई, ध्यान से आपने होपफुली समझ लिया होगा। और लास्ट है 1/4 ऑफ द शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये रहा 36,000, 36,000 का 1/4 है ना, तो ये कैलकुलेटर लो आप, 36,000 1/4 मीन्स डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है, यू कैन सी 9,000, सो द 9,000 आप इसमें से माइनस कर दोगे, माइनस कैरी फॉरवर्ड CF, ओके, 9,000 बचा कितना 36,000 माइनस 9,000 27,000, ये 9,000 आपका असेट है क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर इसका यूज करने वाले हो, तो एसेट पोर्शन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अगर सस्पेंस ना लिखना हो तो यू कैन राइट कैरी फॉरवर्ड, ओके, हाउ मच अमाउंट वॉज 9,000। सो होपफुली सारे एडजस्टमेंट्स आपको समझ में आ गए हैं। आप जैसे सारे एडजस्टमेंट पूरे होते हैं 1 बाय 1 आप सारे अकाउंट जो है वो क्लोज करोगे और हम आंसर लाएंगे, लेकिन पहले देख लो कि कोई अमाउंट जो है वो इनर कॉलम में ना रह जाए। मैं ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर लेता हूँ, कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में नहीं है, P&L अकाउंट में भी सारी अमाउंट ऑलमोस्ट बाहर है, ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ आया ही नहीं है, और बैलेंस शीट यस चेक कर लिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट 1 बाय 1 हम क्लोज करते हैं, हाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट का इस साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का जो टोटल है, आप कैलकुलेटर ले लीजिए, आप, मैं भी ले ही ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आइंस्टाइन नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा बड़ा टोटल डायरेक्ट कर लूँ। 1,18,000 प्लस
19,000, the total is 1,37,000, 1,37,000 और यही सेम टोटल आप लिखोगे डेबिट साइड में भी 1,37,000। इस 1,37,000 में से ये सारी वैल्यू माइनस करेंगे, जिसमें सबसे पहली वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक के 15,000 है, दूसरी है परचेज का फाइनल बैलेंस जो है 79,000 है, और फिर लास्ट में है 1,600। इस तरह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ रहा है 41,400। तो ये 41,400 जो है वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टू जीपी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में इसे। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में पहली लाइन में ट्रांसफर होता है, इसलिए मैंने पहली लाइन जो है वो ब्लैंक रखी हुई थी यहाँ पर, बाय जीपी। अमाउंट कितना है 41,400। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे, मतलब हम पीएनएल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो फिर से कैलकुलेटर ले लो, मैं भी कैलकुलेटर ले लेता हूँ, ठीक है। सो 41,400 plus 6,600, so the finally the total is 6,600 नहीं, सॉरी, तो 41,400 प्लस 6,600। अब पीएनएल अकाउंट में ना दोनों साइड में से कोई भी किसी भी साइड का टोटल ज़्यादा हो सकता है, तो आप रफ में लिख लो। देखो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 48,000 है, मैं ये मेरा ऊपर का पोर्शन जो है ना वो समझ लो रफ है, आपका रफ कहीं और होगा, ठीक है। तो 48,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। अब कर लो डेबिट साइड का टोटल, जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो नीचे लिखना है। सो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 14,400 प्लस 1,800 प्लस 3,200 प्लस 27,000 प्लस 1,800 प्लस 5,000 प्लस 7,800। सो द टोटल इज 61,000। सो डेबिट साइड का टोटल कितना है आप देख सकते हो कैलकुलेटर में 61,000, और क्रेडिट साइड का कितना था 48,000। विच साइड इज मोर, सो द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर। सो डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 61,000, ठीक है। ये मैंने क्लोज किया इधर अकाउंट, सेम इस साइड लिखेंगे 61,000, और इस 61,000 में से आप क्रेडिट साइड के ये अमाउंट को माइनस करोगे, जो था 48,000, तो मैं माइनस कर रहा हूँ माइनस 48,000। तो ये है हमारा नेट लॉस 13,000 का, ठीक है। तो ये 13,000 का है हमारा नेट लॉस, 13,000 बाई नेट लॉस मीन्स NL। ओके, ये नेट लॉस जो है वो ट्रांसफर होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आई है, जब कोई एंट्री नहीं आई हो तो आप सिंपली ये कर सकते हो, ये 13,000 यहाँ लिख करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो या फिर यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन अकाउंट ऐसा ब्लैंक रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लॉस को मैं डेबिट साइड में ले आता हूँ टू NL 13,000, ठीक है। इसका टोटल मैं खुद कर लूँगा विदाउट कैलसी, द टोटल इज 13,000, और ये सेम टोटल क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 13,000, माइनस करने के लिए कुछ है नहीं तो अगेन 13,000। ये 13,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टू कैपिटल अकाउंट। हमने रेशियो स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, धर्मा एंड कर्मा डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैपिटल इन द कैपिटल रेशियो, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल रेशियो, एंड द कैपिटल रेशियो इज 7:6। सो 7:6 द धर्मा एंड कर्मा, ये 13,000 अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 7,000 एंड 6,000, यस। सो 7,000 एंड 6,000। इसकी क्रॉस इफेक्ट होती है इस तरह से, देखिए ये पेन रखा हुआ ना इस तरह से, क्रेडिट की इफेक्ट जाती है डेबिट में। ओके, सो क्रेडिट की इफेक्ट है डेबिट में आएगी इधर। सो टू अकाउंट का नाम क्या है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। धर्मा के कॉलम में आएगा 7,000 और कर्मा के कॉलम में आएगा 6,000। अल्टीमेटली ये करंट अकाउंट, ये सॉरी ये कैपिटल जो है ना इसकी जगह मैं लिख देता हूँ करंट, क्योंकि है ना कैपिटल अकाउंट हमने बनाया ही नहीं है। सो करंट अकाउंट जो है आप क्लोज करोगे, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो लिखोगे। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि धर्मा का टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है। सो टोटल ऑफ डेबिट साइड वुड बी 7,500 प्लस 17,000 प्लस 7,000। ओके, द टोटल इज 31,500। ये सेम टोटल जो है क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 31,500, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। सो 31,500 ये होगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, अब कर्मा, तो कर्मा के क्रेडिट साइड का टोटल है इस तरफ का 14,000 और इस साइड का टोटल करते हैं तो 6 and 5 11, बट ऑब्वियस है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 14,000। ओके,
देन 14,000, इस 14,000 में से 11,000 माइनस करोगे तो डिफरेंस इज 3,000। ये 3,000 को हम कहेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ध्यान से सुनना, जो बैलेंस आपका डेबिट साइड में निकल करके आया है वो आप लायबिलिटी पोर्शन में ट्रांसफर करोगे। तो कर्मा का बैलेंस जाएगा लायबिलिटी पोर्शन में, ये रहा लायबिलिटी पोर्शन। यहां लिखेंगे करंट अकाउंट ऑफ कर्मा, करंट अकाउंट ऑफ नेम पार्टनर कर्मा, है ना। कर्मा का बैलेंस है 3,000 और जो बैलेंस क्रेडिट साइड में निकल करके आया है, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, ठीक है, लेकिन ये क्रेडिट साइड में निकल कर आया है, इसे हम लिखेंगे एसेट साइड में और नाम है पार्टनर का धर्मा। सो करंट अकाउंट ऑफ धर्मा, यहाँ नीचे स्पेस खाली है, जहाँ स्पेस हो वहाँ लिखना है, ठीक है। करंट अकाउंट ऑफ धर्मा, हाउ मच इज द अमाउंट? सो द अमाउंट इज 31,500। So 31,500 is the balance. So ultimately आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग कैसे पता चलेगा? डेबिट साइड और सॉरी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का टोटल कैसा होना चाहिए? सेम। तो मैं पहले कर देता हूँ लायबिलिटी साइड का टोटल। लायबिलिटी साइड का टोटल अगर देखें तो 1,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,000 प्लस 80,000 प्लस 700 प्लस 30,000 प्लस 2,800 plus 1,200 plus 600. Okay, so the total is 3,78,300. 3,78,300. डेबिट एसेट साइड का टोटल करोगे तो भी सेम आना चाहिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सो मुझे लगता है कि इससे अलावा टोटल मतलब वेरिएशन नहीं आएगा, और अगर आएगा ना तो भी मैं यही वाला टोटल लिखूंगा, ठीक है। तो इतनी मेहनत मैं दोबारा नहीं करने वाला। ओके, सो द टोटल एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 28,400 प्लस 70,200 प्लस 80,000 प्लस 87,000 प्लस 51,200 प्लस 2,000 प्लस 1,900 प्लस 9,000 plus 31,500. So finally, let me do the total again. Let me do the total again. 28,400 plus 70,200 plus 80,000 plus 87,000 plus 51,200 plus 2,000 plus 19,000 plus 9,000 plus 31,500. Yeah, the total is exactly same as it was in the liability side, 3,78,300. So इस तरह से हमारा ये 11 मार्क्स का सम जो है कंप्लीट होता है। इस सम को मैं नाम देता हूँ एग्जाम स्पेशल। ओके, एग्जाम स्पेशल, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में ना यही आने वाला है। 5 बार 10 बार जितनी बार प्रैक्टिस करना हो ना कर लेना। ओके, सो इस वीडियो के लिए, इस एग्जाम स्पेशल के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।